हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम आरबीआई ग्रेड बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड कर रहे थे, तो आज यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं। उससे पहले कि दोस्तों हम शुरुआत करें इस लेक्चर की, मैं आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स देना चाहता हूँ। मैंने बीटेक अपनी 29 में एनआईटी रायपुर से कंप्लीट करी है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। उसके बाद मैं कैपजेमिनी में काम किया एज अ सीनियर एनालिस्ट। फिर मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी और मैंने एसएससी सीजीएल को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला और मेरी रैंक थी अराउंड 2000। ठीक है। उसके बाद मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट दिया, उसमें मेरी रैंक अंडर 10 आई है, जिसमें सिर्फ 2 पोस्ट थी और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी अक्टूबर में गया था उसके लिए। ठीक है। और फिर मैं एमबीए कर रहा हूँ अभी आईएम रांची से, मैं सेकंड ईयर में हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था दोस्तों। और हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आप जानते हैं मैं ऑलरेडी एमबीए अभी कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। तो हम लोग का जो स्केड्यूल होता है वो काफ़ी टाइट होता है और काफ़ी हेक्टिक भी होता है। ठीक है। तो मुझे इस वीडियो बनाने के लिए रात रात भर तक कंटेंट इकट्ठा करके खुद बनाना पड़ता है और खुद जगना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ 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 इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पिंग करिए। ठीक है। मैंने अपने चैनल में इंस्टाग्राम आईडीज़ अपने दे चुकी है, लिंक्डइन आईडी भी दे चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, पर्सनली मुझसे कुछ कनेक्ट करना हो, तो प्लीज़ वहाँ जाइए और मेरे से कनेक्ट कीजिए। मैं हर एक क्वेरी का आपको बहुत अच्छे से आंसर दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्टॉक मार्केट और डेट बॉन्ड्स पढ़ लिया था, आज हमें कवर करना है डेरिवेटिव और कमोडिटी। ठीक है। तो दोस्तों चालू करते हैं डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव हम सब ने 11th-12th में पढ़ा होगा, एटलीस्ट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स तो पढ़े होंगे। पर डेरिवेटिव होता एक्चुअल में क्या है, इससे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने दही बनाया, दही किससे बना? दूध से बना। मिल्क से आपने दही बना, मिल्क से आपने बटर बना दिया। ठीक है। जो बटर है और जो दही है, कर्ड है, ये जो है वो आपका डेरिवेटिव है। और जो मिल्क है, जो बेस प्रोडक्ट है, वो है आपका अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो डेरिवेटिव के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि फॉरवर्ड्स हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, ऑप्शंस हो गया और स्वैप्स हो गया। तो डेरिवेटिव बेसिक सा इतना सा चीज़ है कि एक बेस प्रोडक्ट है आपको, जिसको हम अंडरलाइंग एसेट्स कहते हैं, उससे कुछ डिराइव्ड होके आता है कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, वो होता है डेरिवेटिव। इतना सा कॉन्सेप्ट है। और अंडरलाइंग एसेट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क के प्राइस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कर्ड के प्राइस भी बढ़ेंगे, मिल्क के प्राइस कम होंगे तो कर्ड के प्राइस भी कम होंगे। तो वैसा ही अंडरलाइंग एसेट्स के जब प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके डेरिवेटिव्स के प्राइस भी बढ़ेंगे या कम होंगे। दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है। तो प्राइसेस ऑफ डेरिवेटिव्स डिराइव फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन दी अंडरलाइंग एसेट्स। समझ में आ गया? अब दोस्तों फॉरवर्ड क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है। तो फॉरवर्ड को समझने के लिए जैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइस का वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे कि अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क भी बढ़ जाता है। ठीक है। समझ लो कोई एक किसान है, वो आज खेती कर रहा है, 3 महीने बाद उसे क्या पता होगा कि यार मेरी फसल कितने में बिकेगी। एक डेफिनेटली एक रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है ना, अनसर्टेनिटी बहुत ह्यूज है इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी और रिस्क को कम करने के लिए हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक किसान है और उसे बेचना है कुछ कॉर्न, कोई एक मंडी में जाता है, तो एक कॉर्न वाले से उसने एक डील इस्टेब्लिश कर ली कि 3 महीने के बाद जो मैंने कॉर्न उगाया वो आप खरीद लेना। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो 2000 में कुछ कॉर्न उगाता है और जो प्राइस में बेचता है वो उस कॉर्न वाले को, वो है 3000 रुपये। ठीक है। 2000 में उसने उगाया, 3000 या 4000 में उसने बेचा, और ये जो मार्केट में जो कॉर्न वाला है वो बेचता है 5 से 6000 रुपये में। ठीक है। तो ये भी सिक्योर हो गया, फार्मर भी सिक्योर हो गया कि भाई हाँ, मुझे पता है कि 3 महीने बाद मुझे इतना प्रोडक्ट, इतना अपना जितना भी क्रॉप है वो उसको देना है,
और जो कॉन वाला है वो भी सिक्योर हो गया कि हाँ मुझे इस प्राइस में आ जाएगा इतने में, और मैं इसको 4 या 5 हज़ार में बेच दूंगा। तो इसमें मैंने एक अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर दिया। वही अगर मुझे कुछ अता पता नहीं होगा, समझ लो आज 2,000 का फार्मर को पता है कि उसको 2,000 रुपये लग रहे हैं कॉर्न उगाने में, अब वो 3 महीने बाद बेचने जाता है, बाई चांस कोई लिया नहीं, ठीक है, वहाँ पे उसका पूरा वेस्ट हो गया, इतना सारा पैसा पूरा वेस्ट हो गया, या उसे 1,000 रुपये में बेचना पड़ रहा है, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया उसे। तो अल्टीमेटली ये ऐसा टाइप का एग्रीमेंट होता है जिसमें कि आप सिक्योर रह सकते हो कि चलो हाँ थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो रही है, आपकी रिस्क कम हो रहा है, तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। पर डेफिनेटली देयर आर सम कॉन्स विच आर एसोसिएटेड टू फॉरवर्ड, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इट हैज़ ए काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब जो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ऐसा हो सकता है कि भाई ये बोल दिया, कौन जो ले रहा है, कौन वाली जो शॉप है उसने बोल दिया कि नहीं भाई हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे हो गया, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, ये टूट सकता है। और इसका एक और अनदर ड्रॉबैक ये है कि ये जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इससे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये इसका सेकंड नुकसान हो गया। आई होप आपको ये काफ़ी इजी वे में समझ में आ गया होगा। आई गेस अब आपको डेरिवेटिव्स और फॉरवर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग को फॉरवर्ड समझ में आ गया, अब चलते हैं फ्यूचर में। एक बात बताइए, फॉरवर्ड में हमने 2 ड्रॉबैक्स देखे थे, एक है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये है कि दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है, डिनाई कर सकता है। पर इसमें ये चीज़ हट जाती है, ठीक है, ये सिक्योर हो जाता है कि हाँ इसमें दोनों जो पार्टी होती है उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते, साथ में ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है। पर इसका बस एक ही लॉस है, एक ही ड्रॉबैक है, वो है ये जो चीज़ होता है ये सिर्फ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ही एप्लीकेबल होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में ही ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, बस इतना सा इसका ड्रॉबैक है, बाकी सब सेम है। और अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शंस में, ठीक है। ऑप्शंस क्या होता है, अब आपको ऑप्शंस समझना है तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज मैं कोई एक लैंड परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, आज मैं कोई एक लैंड परचेस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, गवर्नमेंट वहाँ पे ब्रिज बना रही है या कुछ बना रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि अगर मैं आज इस लैंड को परचेस कर लूँगा और बाद में बेच दूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, है ना, ये नॉर्मल सा नोशन है। तो यही होता है ऑप्शन आपका, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है सेल ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, अब वही जो एग्जांपल लिया था उसको समझना अच्छे से, वही ऑप्शंस आपको मैं लिंक करूँगा। आज मैंने एक लैंड ले रहा था, ठीक है, मैं एक लैंड ले रहा था और गवर्नमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट भी है, और मुझे पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उस लैंड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पर इसमें रिस्क क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वहाँ पे स्टैब्लिश ही ना करे और मुझे जो मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो विज़न है पैसे लेने का, वो मेरा फुलफिल ही ना हो पाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो जो मैं हूँ वो है कॉल ऑप्शन बायर, ठीक है, जो मैं हूँ वो कॉल ऑप्शन बायर है, और मैं जिससे मैं लैंड लूँगा वो है कॉल ऑप्शन सेलर, अब इसका मतलब क्या, अब इसको समझो। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉल ऑप्शन बायर होता है वो 2 महीने में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ एक डेट होगी, ठीक है, उतना मैं अमाउंट उसको पे करूँगा। समझ लो फॉर एग्जांपल मैं मोहन से लैंड ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा मोहन ये लो 50,000 रुपये का टोकन, ये लो 50,000 का टोकन ले लो आप, और मैं 2 महीने के अंदर इस लैंड को खरीदूँगा, ठीक है, 2 महीने के अंदर मैं इस लैंड को खरीदूँगा और ये आपका 50,000 का टोकन मैं आपको दे रहा हूँ। पर ये मेरे ऊपर कंपल्शन नहीं होगा कि मैं उस लैंड को खरीदूँ, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि मैं उस लैंड को खरीदूँ। समझ में आया, ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इतना सा
कॉन्सेप्ट है, मेरे ऊपर ये बिल्कुल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं खरीदूँ, पर वो जो टोकन अमाउंट मैंने दिया था ना, टोकन अमाउंट दिया था 50,000 का, वो मैं मांग नहीं सकता, वो चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कॉल ऑप्शन अलाउज द होल्डर टू बाई द अंडरलाइंग एसेट एट द स्टेटेड प्राइस बाई द एक्सपायरेशन डेट, कॉल द एक्सपायरी। द होल्डर हैज नो ऑब्लिगेशन टू बाई द एसेट, मैं होल्डर था, नो ऑब्लिगेशन टू बाई द एसेट इफ दे डू नॉट वांट टू परचेज द एसेट। द रिस्क टू द बायर इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। बस जो मैंने टोकन अमाउंट दिया उतना ही मेरा वो था, 50,000 रुपये का जो मैंने दिया। फ्लक्चुएशंस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स हैव नो इम्पैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब समझ में आया दोस्तों कितना अच्छा लिंक हुआ ये। अब आ गया अपना पुट ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन में क्या होता है, वापस अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एक कोचिंग है और एक बहुत स्टैब्लिश्ड सी कोचिंग आ रही है मेरे एरिया पे। ठीक है, मेरे एरिया पे स्टैब्लिश्ड सी कोचिंग आ रही है। अब क्या होगा, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। बच्चे नाम देख के, ब्रांड देख के चले गए उस स्टैब्लिश्ड सी कोचिंग में। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि यार मेरा बिजनेस ख़त्म हो सकता है। पहला ये ऑप्शन। सेकंड ये ऑप्शन है कि बच्चे गए वहाँ पे स्टैब्लिश वाली कोचिंग में, पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये हो गया। तो तब तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस तो सिक्योर रहेगा, बच्चे मेरे पास ही आएंगे क्योंकि उनको समझ में भी आएगा और साथ में रिजल्ट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। तो अब क्या है कि मुझे डर था कि बच्चे शायद ना आए मेरे पास। मुझे एक डर था, अनसर्टेनिटी और रिस्क दोनों था। तो मैंने एक ऑप्शन पुट किया, क्योंकि सामने मैंने एक ऑप्शन पुट किया। जो नया कॉम्पिटिटर आया है, जो एस्टेब्लिश प्लेयर है, उसको मैंने बोला कि मैं 2 महीने के अंदर ये बेच दूंगा, 2 महीने के अंदर मैं ये बेच दूंगा, 10, 15, 20 लाख जो भी रुपए मैं आपको मैं बेच दूंगा, पर उसके लिए मैं आपको 1 लाख का टोकन अमाउंट दे रहा हूँ। ठीक है, पर 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 ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे बेचूँ 2 महीने बाद। ठीक है, पर ये कंपल्सन मुझ पर नहीं होगा। पर हाँ, 1 लाख रुपए का जो मैंने टोकन अमाउंट दे दिया उसको मैं क्लेम नहीं कर सकता। समझ में आ गया? दोनों बहुत इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। पुट ऑप्शंस आर ऑप्शंस वेयर द बायर बिलीव्स द underlying asset price will fall below the option price on or before the expiration date of the option. Once again, the holder can sell the underlying assets without the obligation to sell at the stated price by the stated date. आ गया समझ में? आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं दोस्तों स्वैप में। ठीक है, स्वैप मतलब समझ पा रहे? स्वैप अब जानते होंगे, इसका मतलब ही इतना आसान है। तो देखो इसमें क्या होता है। अब इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक है राम, एक है श्याम। राम की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक है, राम की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो वो जाता है बैंक के पास। तो बैंक उसे बोलता है, भाई हम आपको इतने इतने इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन हम दे देंगे। ठीक है, श्याम की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। वो जाता है बैंक के पास। अब वो बैंक उसको देता है, बैंक देता है, लेकिन बोलता है कि नहीं भाई, हम आपको फ्लोटिंग रेट या वेरिएबल रेट पे इंटरेस्ट दे देंगे। अब इन्फ्लेशन का टाइम आ रहा है, समझ लो इन्फ्लेशन हो रहा है, तो फ्लक्चुएशंस होती है, तो राम को तो फिक्स्ड ही रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, राम को तो फिक्स्ड ही रिटर्न्स मतलब फिक्स्ड ही अमाउंट देना पड़ेगा। पर श्याम खुश नहीं था, राम भी खुश नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसको फिक्स देना पड़ रहा है, फिक्स रेट उसको देने पड़ रहा है। तो दोनों जब खुश नहीं थे आपस में, तो दोनों आपस में अपने अपने जो इंटरेस्ट थे वो उसको उन लोग एक्सचेंज कर लेंगे, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को उन लोग स्वैप कर लेंगे। और ये होता है OTC के द्वारा, ओवर द काउंटर, प्राइमरी बिटवीन द बिजनेस और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर कस्टमाइज्ड टू द नीड्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, आई गेस आप लोग को ये जो दोनों चीज़ें हैं ये काफ़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों अब हम कमोडिटी मार्केट समझेंगे। तो कमोडिटीज़ क्या है, वो रॉ मटेरियल्स है जो कि सब लोग वर्चुअली यूज़ करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हमें क्या क्या मिलता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, एग्रीकल्चर, मेटल्स की माइनिंग होती है। तो ये सब जो चीज़ों का
आपको एक कम्युनिटी के थ्रू आप ट्रेड करते हो, ठीक है, यही है कम्युनिटी मार्केट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसका फ़ायदा क्या होता है। जैसे समझ लो आपको सोना खरीदना है, गोल्ड खरीदना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल गोल्ड खरीदें, फिर गए, क्या पता उसका उसका वैल्यू वो वियर एंड टियर हो गया, या वो चोरी हो जाए, ठीक है, चोरी हो सकता है, या वो घिस जाए, तो उसको आपको वैसे दाम ना मिल पाए फ्यूचर में। तो कम्युनिटी मार्केट से एक चीज़ अच्छा हो जाता है कि आप उसको वर्चुअल फॉर्म में आपने गोल्ड खरीदा जितना भी है, और फ्यूचर में उसको बेच दिया, ठीक है, तो इससे आपको चोरी होने का डर भी नहीं रहा, और आपने ऑनलाइन अपने गोल्ड को बेच के सब सिक्योर वे भी हो गया आपका। तो यही बेसिक सा चीज़ था, वर्चुअली सब कुछ करना। कमोडिटीज आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय वर्चुअली एवरीवन। दिस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर रादर देन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, बस, ठीक है। विद टाइप्स है कमोडिटीज़ की। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, इसमें क्या होता है, क्रॉप्स या एनिमल्स प्रोडक्ट्स, एनिमल के जो प्रोड्यूस होते हैं ना, जैसे मिल्क विल्क हो गया, फार्म्स वार्म से जो पलती है, एग्स हो गया, तो कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब बस ट्रेड होते हैं इसमें, ठीक है, ये होती है एग्रीकल्चर कमोडिटी। और फिर प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब जो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यूज बहुत हाई होती है, जो बहुत रेयर अर्थ मेटल होते हैं, जो बहुत प्रीशियस होते हैं, जिसके दाम बहुत हाई होते हैं और इसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो उसका भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं। फिर एक होता है बेस मेटल्स। बेस मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इसका ये सब कॉमन मेटल्स जो हो गए, टार्निश, जो ऑक्सीडाइज, जो लोग करोड़ हो जाता है जल्दी से, आयरन जैसे करोड़ हो जाता है जब एयर और मॉइस्चर से वो एक्सपोज होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो बेस मेटल्स ये हो गए। या फिर हो गया एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे को एनर्जी किस किस से मिलती है, ऑयल से मिलती है, अपनी कोल से मिलती है, गैसोलीन से मिलती है। तो ये सब जो है, जो ये सब जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स जो एसेंशियल है, ये होता है आपका बेसिक सा कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो अब फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जब 1973 का टाइम था दोस्तों, 1970s 1980s के जब टाइम थे, तब क्या होता था, फॉरेक्स जो था वो बहुत कम लोग, गवर्नमेंट बहुत कम लोग का अलाउ कर देती कि आप फॉरेन करेंसीज में आप एक्सचेंज करिए, वहाँ पे ट्रेड कीजिए, बहुत कम लोग को तब अलाउ होता था, ठीक है। तो आरबीआई के पास फॉरेक्स का जो जिम्मेदारी था, अथॉरिटी था, वो नहीं था, तो तब गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। बट 1991 में आप जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स आया, फिर ट्रेड्स काफ़ी बढ़ने लगी। तो अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और हैं, कैपिटल अकाउंट है और आप एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। तो करंट अकाउंट होता है, वो होता है आपके शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो धंधा है, ये सब होता है आपका करंट अकाउंट। और जो कैपिटल अकाउंट होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, जैसे कि आप कुछ बड़े एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडीआईज हो गया, ठीक है, ये सब जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफपीआईज हो गया, इसके लिए होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट को आप पहले याद करो। फिर अब इसमें क्या होता है, 1970s 1980s के टाइम पे आरबीआई के पास तो कोई काम नहीं था, ठीक है, आरबीआई के पास तो था नहीं कि वो फॉरेन एक्सचेंज संभाले। 1994 के टाइम पे आरबीआई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भाई आप देखो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। 1994 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करने लगे, तो आरबीआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बढ़ने लग गई, ठीक है, बढ़ने लग गई। तो आरबीआई ने क्या बोला कि भाई हम कुछ डीलर्स को ऑथोराइज करते हैं, अब वो सब देखेंगे, कुछ डीलर्स को देंगे, कुछ बैंक्स को देंगे, अब वो देखेंगे भाई जिनको भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना होगा, भाई अब आप देखो, हमारे हमारे सर से जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो प्लीज़ आप देखिए। तो वैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस वर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA 1973, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होता था। फिर 1994 में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अपने पास, आरबीआई के पास। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा इन 1999। तो इसमें क्या हुआ, आरबीआई जो थी वो कुछ अथॉरिटी डीलर्स को दे दी टू रिलीज द फॉरेन एक्सचेंज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड दे आर इमीडिएट एंड नेसेसरी, ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती है, यहाँ पे कुछ डीलर्स की कैटेगरीज होती है, वो आपको समझना है। जैसे कि आपने पढ़ा करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल। करंट का मतलब शॉर्ट टर्म, बेसिक समझा रहा हूँ, करंट मतलब शॉर्ट टर्म चीज़ है, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म चीज़ है। तो शॉर्ट टर्म्स में आप मान लो ट्रेड आती है, सर्विसेज आती है, ठीक है, ट्रेड सर्विसेज ये सब आप मान लो ये सब शॉर्ट टर्म में आ गया। और लॉन्ग टर्म में मान लो आप कि आपका शेयर्स आता है या लैंड को खरीदना, ये सब लॉन्ग टर्म में आता है। तो क्या होता है, जो कैटेगरी 1 होती है, अथॉराइज्ड डीलर कैटेगरी जो 1 होती है, इन लोग के पास सारी वो होती है, उन लोग हर टाइप के चीज़ों को कर सकते हैं। दे कैन अंडरटेक करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये दोनों ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ये अपना कैपिटल अकाउंट्स में जैसे कि जो करंट अकाउंट जैसे कि शॉर्ट टर्म जो जैसे ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स में भी देख सकते हैं, और सर्विसेज जो यूज़ करना है वो उसमें भी ध्यान दे सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब आपका किसी लैंड में इन्वेस्ट करना है या एसेट को खरीदना है, इस पर भी वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इनको इतनी अथॉरिटी दे दी जाती है आरबीआई के द्वारा। जो सेकंड कैटेगरी होती है, इनके पास कुछ लिमिटेड राइट्स होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज किस में आता है याद करो, मैंने आपको 2 अकाउंट बताया, सर्विसेज किस में आता है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब करंट। तो जो सेकंड वाली कैटेगरी होती है अथॉराइज्ड डीलर कैटेगरी 2, ये इनकी कुछ स्पेसिफिक राइट्स ही होती है जिस पे वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दिस कैटेगरी पर्सन कैन अंडरटेक स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड ही चीज़ें होती है उसमें वो कर सकते हैं। और फिर आती है अपनी कैटेगरी 3। ठीक है, कुछ कैटेगरी 3 आती है, और इसमें आपकी आती है, ये ऐसे अथॉरिटाइज्ड पर्सन होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को कैन अंडरटेक ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू द फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय दिस इंस्टीट्यूशन। सेलेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आर authorized by RBI to function as at category 3। ठीक है, इसमें क्या होता है समझ लो। अब जैसे इसमें क्या होता है, कोई एक बैंक है जिसे अपनी सब्सिडियरी बाहर देश में खोलनी है, फॉरेन में खोलनी है। ठीक है, तो ये सब ट्रांजैक्शन को हैंडल करना ये होता है अथॉराइज्ड कैटेगरी 3 का काम। समझ में आया? मतलब जैसे कोई भी एक फॉरेन एजेंसी है, ठीक है, मतलब कि कोई भी फॉरेन में आपको कोई भी फॉरेन कंट्री में आपको अगर अपना सब्सिडियरी खोलना है, तो वो बैंक ये ध्यान देती है, ये सब ट्रांजैक्शंस का जो ध्यान होता है वो AD कैटेगरी 3 के तहत हो जाता है। थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ है फुल फ्लेश्ड मनी चेंजर्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं समझ लो, आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, ठीक है, कोई भी आप ट्रिप पे जाना है, तो आप कोई भी एक एजेंसी के पास चलेगा, ट्रैवलिंग एजेंसी, बोले भाई हमें यूरोप जाना है तो हमें यूरो में आप करेंसी दे दो। ठीक है, ताकि हम वहाँ पे अपने जो भी गुड्स वगैरह को परचेज करना है, जितना भी ट्रांजेक्शन है वो कर पाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, ये हो गया अपना FFMC। दिस कैटेगरी ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन can undertake purchase of foreign exchange and sale of private and business visits abroad। ठीक है, आया समझ में? जो दोस्तों नॉन रेसिडेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक हो गया NRIs, ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन लोग होते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं और पर वो बाहर रह रहे होते हैं। और फिर एक होते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिसके जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो सब इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और तीसरे होते हैं नॉन रेसिडेंट, जो टोटली बाहर रहते हैं। तो NRE अकाउंट्स क्या होता है, ये एक होता है डेट कैन बी ओपन बाय ओनली 2 पीपल, दैट इज NRIs एंड PIOs, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। ठीक है, ये होता है। और ये अकाउंट जो हो सकता है वो सेविंग का भी हो सकता है, करेंट का भी हो सकता है, फिक्स्ड का भी हो सकता है। ठीक है, और वो इंडियन रुपीज़ में होता है, इतना सा। फिर आ गया आपका FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स। अब ये सब क्या होते हैं, अब कोई बोलेगा भाई हमें कोई और करेंसी में अकाउंट खोलना है, यूरो में खोलना है, या बोल देगा भाई डॉलर में खोलना है, तो ये सब जो अकाउंट होते हैं इसे कन्वर्ट करके, जैसा आपने कुछ $1 दिया तो 100 रुपये में कन्वर्ट करके, या कुछ दिया कन्वर्ट, तो करेंसी कन्वर्ट हो सकती है, तो उस बेसिस पे ये अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, इतना सा। फिर एक होता है NRO, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ठीक है,
अब ये जो रहता है, ये कोई भी खोल सकता है। जैसे एनआरई अकाउंट में सिर्फ एनआरआई और पीआईओस खोल सकते हैं। इसमें 3 मैंने बताया था शुरू में आपको, एनआरआई, पीआईओ और नॉन रेजिडेंट। इसमें नॉन रेजिडेंट लोग भी अपना अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर चौथा होता है SNRR, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। इसमें कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि किसी इंसान को इंडिया में बिजनेस करना है, ठीक है, किसी इंसान को इंडिया में बिजनेस करना है बाहर वाले को, तो वो अपना अकाउंट स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट खोल सकता है, ताकि वो अपना बिजनेस आराम से कर ले। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमने यूनिट 2 सारा कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो देखते ही देखते हमने आरबीआई का 2 यूनिट बहुत आराम से कर लिया है। और आई होप आपको मेरे सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं कम्प्लीटली थक जाता हूँ तो दिन भर, उसके बाद मैं आता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ भी टाइम देता हूँ। तो मुझे भी पता है कि कितना मेहनत लगता है, और आप भी समझिए इस बात को। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपने चैनल में इंस्टाग्राम आईडी दे दी है, लिंक्डइन आईडी भी दे चुकी है, तो आप वहाँ भी कनेक्ट कीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।